नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लेकर डिटेल में, काफ़ी बेसिक के साथ हर एक वर्ड को हमने सरल बनाने की कोशिश की है, डेफिनेशन को हमने तोड़ने की कोशिश की है और हमने समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जिसके माध्यम से आज जो वर्तमान में पंचायती राज की स्थिति है, जो परिसीमन किया जा रहा है पंचायतों को लेकर, आपको पता है अभी जो हुआ है और छोटी कर दिया गया, छोटे छोटे गांवों को पंचायत बना दिया गया है। ये क्यों हो रहा है? शुरुआती दौर में ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी ये है। क्यों? क्योंकि गांवों का विकास गांवों के लोगों के द्वारा हो सकता है। ये बात जो महान लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने पहले ही कह दी थी, लेकिन हमने आज़ादी के समय इस चीज़ को लागू नहीं किया। हो सकता है कि हमारे पास संस्थाओं की कमी हो सकता है कि इतना फंड ना हो हमारे पास कि हम चुनाव करा सके गाँवों के अंदर भी। लेकिन कई सालों बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके माध्यम से निरंतर चुनाव भी होने लगे, निरंतर प्रक्रियाएं भी होने लगी और आज जो स्थिति है वो निरंतर मजबूत होती जा रही है। डिजिटल दौर आ रहा है, कोई भी परेशानियां होती है एक झटके से आगे पहुंच जाती है, निवारण भी हो जाता है। अब लोगों को जागरूक होना है, वो कितने देर में होते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से, आज़ादी के समय के बाद से। और वर्तमान की स्थिति को देखें तो आज की स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें हमने पिछली क्लास में बलवंत राय मेहता जो समिति है, बलवंत मेहता जो समिति है, उसको लेकर हमने बात की। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय होना चाहिए। मतलब देखो, त्रि कैसे लिखते हैं अब तो, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, तीन स्तर की, ठीक है, प्रोसेस होनी चाहिए। किसमें? गांवों के अंदर। क्योंकि सिर्फ किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा के सारी पावर उसको नहीं दे सकते हैं। ये आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? तो आंसर क्या हो सकता है? अगर एक ही व्यक्ति को पावर दे दी जाए तो वो पावर को पकड़ के बैठ जाएगा, वो जवाबदेही नहीं होगी उसकी फिर किसी के भी प्रति। अब मान लो कि त्रिस्तरीय हमने व्यवस्था तो बना दी, ठीक है, लेकिन हमने सारी पावर सिर्फ सरपंच को दे दी, ये किसके प्रति जवाबदेही होगा? क्योंकि विकेंद्रीकरण की बात हो रही है यहाँ पे, विकेंद्रीकरण की, केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही है कि वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। यहाँ पे विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। मतलब एक पूरी पावर उठा के गांव में दे दी गई है। अब वो जो पावर गांव में दी गई है, अगर वो सिर्फ सरपंच को दे दी जाए तो ये अपनी मनमर्जी से करेगा। इसलिए बलवंत मेहता समिति ने जो सिफारिशें दी, उन सिफारिशों में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक जिला स्तरीय होगा, जिला परिषद होगी, और ये जिला परिषद निगरानी करने का काम करेगी। अब जिला परिषद जिला स्तर पे होगी, जिला लेवल पे होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। इसका काम है कि सभी गांवों को जो उस जिले के अधीन है, चाहे वार्ड हो गए, चाहे गांव हो गए, शहर हो गए, उस जिले में आने वाले जो भी हैं उन सबको, उनकी सबकी निगरानी करने का काम करेगी। कौन? जिला परिषद। और जो अध्यक्ष होगा वो यहाँ पे कौन बनेगा? डीडीएम बनेगा या कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर बनेगा। अध्यक्ष जो कहा गया कलेक्टर होगा। तो आप सोच सकते हो कि जिले का सबसे बड़ा पद ही वही है, कलेक्टर का। तो उसकी निगरानी में ही गांव में सारे कार्य किए जाएंगे। तो एक तो निगरानी करने का काम सौंप दिया गया, दूसरा काम है कि गांव के मॉडल के लिए पंचायत समिति बना दी गई। इस समिति का काम है कि विकास कराना गांव के अंदर, गांव में क्या समस्याएं हैं उनको देखना, फंड की व्यवस्था करना, यहाँ से फंड को यहाँ पे पहुंचाने का काम करना। ये सिर्फ निगरानी कर रहा है, लेकिन असली पावर दे दी गई किसकी? पंचायत समिति खातों में विकास करने की, ठीक है। और चुनाव लड़ना, कौन लड़ेगा चुनाव? गाँव के लोग लड़ेंगे चुनाव। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रक्रिया निकाली उन्होंने। शुरुआती दौर में जो पंचायत राज की व्यवस्था बनाई गई, उसमें क्या था कि चुनाव नहीं होते थे गाँव के अंदर, बिल्कुल ही गाँव में चुनाव नहीं हुआ करते थे। क्या किया गया? दो प्रोग्राम बनाए गए, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की। एक बनाया गया 51 में, एक बनाया गया 52 में। 51 मतलब 1951, सॉरी 1952, और 1953 में बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया और सह-विस्तार कार्यक्रम बनाया गया, ठीक है। ये दोनों कार्यक्रम जो थे, ये दोनों कार्यक्रम गाँव को जोड़ने के काम थे। ये
गांव के लोगों को जोड़ना। कहाँ जोड़ना है, ये देखो आप इसको समझो, कहाँ जोड़ना है, उनको जागरूक करना, प्रेरित करना, इंस्पिरिंग बोल जो बोलते हैं ना आप, उसको उसकी बात की गई। क्यों? गांव के लोग अगर समझदार होंगे वो संविधान को समझने लग जाएंगे, वो अपने अधिकारों की आवाज उठाने लग जाएंगे। ये सामुदायिक कार्यक्रम यही होते हैं, उनके पास विकास का मॉडल पहुंचाया जाए, लेकिन उनकी जरूरतें क्या है ये तो गांव के लोगों को समझ आना चाहिए ना। इस देश के अंदर आंदोलन किए गए, इस देश के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी गई, हथियारों से नहीं लेकिन लड़ी गई, नारे लगाए गए, सरकारों का विरोध किया गया, हर एक विधायक के खिलाफ आवाजें उठाई गई। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी मांगे मनवानी थी। ये काम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया जा सकता था, ये काम जब राजा हुआ करते तब नहीं किया जा सकता था, ये काम मुगलों के सामने भी नहीं किया जा सकता था, उनके सर कलम कर दिए जाते अगर ऐसी आवाजें उठाते। लेकिन गांवों के लोगों को ये बताना था कि आपके पास अब अधिकार आ चुके हैं कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो, आप अपने हक की आवाज जो मांग है आप मनवा सकते हो सरकार से, सरकार आपका काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर 70 से 80% किसानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और गांव में रहने वाले सभी किसान हैं, फिर चाहे वो शिल्पीकार ही क्यों ना हो, कारीगर ही क्यों ना हो, वो चाहे फैक्ट्रियों में जाने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसानी से जुड़ा हुआ ही था, और आज भी है जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गांवों तक ये आवाज पहुंचानी थी कि गांवों के लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी मांगे मनवा सके। गांव में विकास को लाने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ेगा, उनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, और ये बात सरकार को भी पता थी, और ये बात गांव के लोगों में जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी पता थी, और ये काम करना था उनको। इसीलिए ये दो प्रोग्राम चलाए गए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे गांव के लोगों ने जुड़ने से मना कर दिया। मना क्या गया? जुड़े ही नहीं हो, असफल हुआ है जुड़ाव, असफल। ठीक है, असफल हुआ ये जुड़ाव। अब क्यों हुआ असफल? इसके लिए ये जो त्रिस्तरीय जो सिफारिशें लाई गई बलवंत मेहता के द्वारा, उनको ये बात कही गई कि आप गांव में जाइए और गांव में जाके बताइए हमको कि क्यों असफल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम, क्यों, क्या कारण है इसका। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में, क्योंकि एक राजा बन के ही उनके सामने जा रहे हैं अधिकारी लोग, वो अपने आप को राजा ही समझ रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन रही थी वहां पे, तो गांव के लोगों ने जुड़े ही नहीं, मतलब ये प्रोग्राम असफल रहा है, जिसकी बात हमने डिटेल में पिछली क्लास में काफी अच्छे से की। आज की हमारी क्लास में वापस हम बलवंत मेहता समिति को देखेंगे, और उसके बाद कुछ सालों बाद अशोक मेहता जो समिति बनाई गई थी, उन दोनों समितियों को लेकर हमको बात करनी है। लेकिन उनका जो बेस था वो बेस ये था कि त्रिस्तरीय जो प्लान बनाया गया वो क्यों बनाया गया। उन्होंने एक पॉइंट और है इसके अंदर, उसको समझ लो। ये जो सरपंच है ये ग्राम पंचायत है अपने आप में। क्या है? ग्राम पंचायत। क्यों ये पॉइंट समझने की जरूरत है? जब बलवंत मेहता समिति को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम अशोक मेहता समिति पे जाएंगे, 1977 में जब वो समिति बनाई गई, तब इस पद को वो खत्म करने का बाद कहेंगे कि इसको हटा दो, आप ग्राम पंचायत को हटा दो, मतलब कि गांवों में जो चुनावी व्यवस्था की गई है उसको समाप्त ही कर दिया गया। ये बात सिफारिशों में कह दी गई, लेकिन कारण क्या हुआ कि वहाँ पे सरकार पलट गई, तो वो जो रिपोर्ट थी वो पूरी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चीज लागू कर दी गई थी, पहल की गई थी लागू करने की। देखना अब यहाँ पे त्रिस्तरीय समिति में उन्होंने कहा कि जब तक गांवों के हाथों में पावर नहीं जाएगी, और गांवों के हाथों में पावर कब जाएगी? केंद्र के द्वारा कोई संस्था बनाई गई और गांव में उनके अधिकारियों को बिठा दिया गया, तो ध्यान रखना ये पावर गांवों की नहीं है, ये पावर केंद्र की है। केंद्र के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो केंद्र के इशारे पे काम कर रहे हैं, मतलब कि दिल्ली के इशारे पे काम हो रहा है। अगर दिल्ली के इशारे पे काम नहीं हो रहा है तो वो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर के इशारे पे वहां पे गाँव में काम हो रहा है। और अशोक मेहता, बलवंत मेहता समिति ने क्या कहा? बलवंत मेहता समिति ने कहा कि इस पावर को खत्म करो, यहाँ पे गांवों के हाथों में पावर दो। अब आप बताइए मुझे, गांवों के हाथों में पावर दे कैसे दे सकते हैं हम? जब अधिकारी ही केंद्र के हैं तो गांवों के हाथों में पावर कैसी दी जा सकती है? तब उन्होंने कहा कि जो ये सरपंच है या ये जो ग्राम पंचायत है, इसमें एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो गांवों के लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाए। तब उन्होंने कहा कि गांव के लोग कैसे चुन पाएंगे? तब कहा कि गांव के लोग
चुनाव होंगे और ये प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। हर गांव का व्यक्ति वोट डालेगा। जैसे वो विधायक को वोट डालता है, जैसे वो लोकसभा में सांसद को वोट डालता है, वैसे ही गांव का व्यक्ति अपने ही गांव से कैंडिडेट का चुनाव करेगा। और वो कैंडिडेट का चुनाव कहाँ पे जाएगा? वो चुनाव करके ये पंचायत समिति में जो सदस्य होंगे, ये सारे सदस्य कौन होंगे? जो यही ग्राम पंचायतों से निकल के आए वही लोग किसके होंगे? ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने पूरा जो मैप था इनका समझ लिया कि कैसे क्या हुआ और क्यों हो रहा था। अब आगे देखना है इस चीज को। अब हम आपके सामने ये जो सारणी कमेटियां है, एक तरफ बलवंत मेहता कमेटी होगी, एक तरफ अशोक मेहता कमेटी होगी। हम पहले बात करेंगे बलवंत मेहता कमेटी की। इन्होंने जो सिफारिशें दी, अब हम पॉइंट वाइज को समझते जाएंगे, ठीक है, तो आगे चीजें आसान हो जाए आपके लिए। देखो, गांव के विकास के लिए प्रोग्राम चलाए गए सबसे पहले, ठीक है, दो प्रोग्राम चलाए गए, उसमें 51 में, 52 में और 53 में सामुदायिक विकास प्रोग्राम चलाया गया और सह विस्तार कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, दो पिछली क्लास में हमने अच्छे से इनको लिख लिया था, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये कार्यक्रम फेल रहे तो कारण क्या थे? तब समिति को मिशन दिया गया और कहा गया कि आप पता लगाइए कि कारण फेल क्यों रहे। तब उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यक्रमों ने जनता को जोड़ा नहीं, वे असफल रहे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कार्यक्रमों में जनता को जोड़ा नहीं, वे असफल रहे। ये लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको बेस पता रहे कि क्या हुआ था, तब क्या हुआ। अब कार्यक्रम जोड़ा नहीं, असफल रहे, तो उन्होंने कहा, देखो आगे, कि समाधान का सार कि विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए स्थायी चुनी हुई और सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है जो 3 स्तर पर काम करे। सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है जो 3 स्तर पर काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि त्रिस्तर की बात की, त्रिस्तर की उन्होंने बात की। देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि चुनी हुई संस्थाओं की आवश्यकता है, चुनी हुई संस्थाओं की आवश्यकता है, भेजी हुई संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई है मतलब कि किसके द्वारा चुनी जाएगी? गांव के लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। तब यहाँ पे विकेंद्रीकरण की बात आई। त्रिस्तरीय मतलब विकेंद्रीकरण। ध्यान रखना, जैसे को आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर निरंतर चलती रहती है। जब कांस्टेबल तक आते हैं तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये भी तो अलग अलग स्तर पे है, लेकिन ये केंद्रीकरण है, ये केंद्र के लोग हैं, ये सरकारी लोग हैं। यहाँ पे जो बात है त्रिस्तर की, विकेंद्रीकरण की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है जो चुनी हुई हो, लोगों के द्वारा चुनी जाए, उसको लेकर बात की है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो एक तो हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी ग्राम पंचायत, एक फिर ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। ये तीनों संस्थाएं हो जाएगी। ठीक है, ये कौन बात कर रहे हैं? बलवंत मेहता कह रहे हैं ये त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण। ऐसी लिख लेना ये लाइन कि ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है विकेंद्रीकरण के लिए जो चुनी हुई हो, गांवों के लिए हो और सशक्त संस्थाएं हो। ठीक है, कौन होगी? ये तीनों संस्थाएं होगी। अब आगे देखना, उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय प्रणाली की जो सिफारिशें दी गई, जिला परिषद सलाहकारी होगी, निगरानी करने वाली होगी। लिख सकते हो आप इसके आगे लगा के, जो जिला परिषद होगी वो निगरानी करेगी, पर्यवेक्षण करेगी, सलाहकारी होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अध्यक्ष होगा वो कलेक्टर होंगे, हमने पहले ही बता दिया आपको। पंचायत जो समिति है वो विकास कार्यों के लिए होगी। ठीक है, गांवों के अंदर विकास करना है तो वो कौन करेगी? पंचायत समिति करेगी।
और जो ग्राम पंचायत होगी ये लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। जब काफी सारे गांव मिलकर लोगों को चुन लेंगे, सरपंच को चुन लेंगे, वार्डों को चुन लेंगे, तब वो पंचायत समिति बन जाएगी। वो लोग जब चुन के आएंगे तो उन लोगों को पता है कि हमारे गांव में कौन कौन से काम करवाने हैं। ये लोग अपने अपने गांवों के लिए प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे गांव में ये काम करवाना है, हमारे गांव में ये काम करवाना है। तो ये पंचायत समिति हर एक गांव के लिए फंड पास करवा देगी। किसके अधीन में काम करेगी? ये जिला परिषद के अधीन में काम करेगी, क्योंकि निगरानी कौन कर रहा है? जिला परिषद कर रही है। अब आप बताइए ये चीजें आसान हुई या नहीं हुई? ये चीजें समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान हो गई चीजें। जो डेफिनेशन हार्ड थी हमने खोल दिया, खत्म कर दिया उस परेशानी को। अब देखिए आपको खुद को चीजें समझ में आ रही है कि ये विकेंद्रीकरण शब्द समझ में आ गया ना, तो ये सारी चीजें ही समझ में आ गई। इसलिए हमने इतना जोर दिया किस पे? सिर्फ इस एक शब्द को समझाने के लिए। बाकी बलवंत मेहता समिति में कुछ भी नहीं है। आप जब रटने जाओगे तो दो गांव काम असफल हुए, और असफल हुए कामों को पूरा करने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई, त्रिस्तरीय सिफारिशें लागू करने की बात की गई। लेकिन ये शब्द बीच में हमें मुश्किल लग रहा था, इसको हमने आसान किया। तब हमको समझ में आया कि पावर, केंद्र की पावर खत्म करनी थी, गांव के हाथों में पावर देनी थी। अब केंद्र के लोगों को गांव में भेज दिया जाए तो पावर केंद्र की नहीं रहेगी, वो पावर केंद्र की रहेगी, गांव की नहीं रहेगी। ठीक है, तो बलवंत मेहता। अब आगे देखना कुछ चीजें और रहेंगी। अब हम बात करते हैं अशोक मेहता। इन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बार इसको उतार लीजिए, आप आगे फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने कहा, इन दोनों में आप पहले खुद को सफल बनाइए, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ये कब कहेंगे बात? जब ये कमेटी असफल होने लगेगी। ये जब तक काम ठीक से कर रही होगी, ठीक है, इनकी सिफारिशें जब तक ठीक से लागू हो रही होगी, इनकी सिफारिशें जब तक सही से काम कर रही होगी गाँव के अंदर, तब तक अशोक जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कब जरूरत पड़ेगी? तब जरूरत पड़ेगी जब ये काम विफल होने लग जाएंगे। जैसे सरकार के द्वारा जो काम किए चलाए गए दो काम, वो विफल होने लगे, तब जाके हमने इस कमेटी को 1957 में बनाया। इसको हमने जब बनाया वो तारीख थी 1977। कितने सालों बाद? 20 सालों बाद हमें एक कमेटी की आवश्यकता पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? इन्होंने जो बातें बताई, इनमें देखो चुनाव जो हो रहे हैं, इनमें चुनाव की जो बातें इन्होंने की है, इन्होंने कहीं पे भी ऐसा कहा है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे? नहीं कहा है। नियमित चुनाव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहीं ऐसा कहा है कि राज्यों के द्वारा ही, सॉरी, गांवों के द्वारा ही कर लेकर गांवों का विकास किया जाएगा? नहीं कहा है। मतलब कि वित्तीय संसाधन। अब वित्तीय संसाधन किसके? ध्यान रखना, यहाँ पे वित्तीय संसाधनों को लेकर बात की गई है कि राज्य वित्तीय संसाधन अवेलेबल कराएगा। किसको कराएगा? गांवों को कराएगा, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में अच्छे से की कि गांव के विकास के लिए राज्य का एक कर्तव्य होगा। मतलब चाहे वो स्टेट हो गया चाहे केंद्र होगी, दोनों ही कर सकते हैं। तो राजधानी का कर्तव्य होगा, चाहे वो जयपुर हो गया राजस्थान के अंदर, तो के गाँव के लिए वित्तीय संसाधन की पूर्ति करवाएगा। ठीक है, वित्तीय संसाधन मतलब कि गाँव के विकास के मॉडल के लिए वो संसाधन भेजेगा। अब भेजेगा। अब मुझे आप बताइए, चुनाव नियमित हो ही नहीं रहे हैं, फिक्स ही नहीं है ये चीजें, वहां पे खत्म हो गया मैटर। उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने कही कि वित्तीय संसाधन भेजेगा। अब राजस्थान के अंदर सरकार है बीजेपी की, केंद्र में सरकार है कांग्रेस की, क्यों भेजेगा वो राज्यों के अंदर संसाधन? क्यों भेजेंगे बताओ? अगर यहाँ पे चुनाव हुए गाँव के अंदर, सरपंच बना बीजेपी का, ठीक है, कैंडिडेट वहां पर पार्टियां नहीं होती लेकिन रिलेटेड तो होते ही होते हैं, उनको पता है कि हमारा ही व्यक्ति सरपंच बन गया है। ठीक है, उसके बाद आप सोचिए कि सरकार दूसरी पार्टी की है राज्य के अंदर, वो भेजेगी कि यहाँ पे फंड ही नहीं भेजेगी वहां पे, तो यहाँ पे वित्तीय संसाधनों का अभाव हो जाएगा, तो गांवों का विकास तो वहीं रुक गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इन्होंने कहा कि जो कमेटी बनी है ये जिला परिषद कमेटी,
काफी बेहतर तरीके से उन्होंने त्रिस्तरीय तो बता तो दिया है, लेकिन जो जिला परिषद बनी है इन्होंने कहा कि पूरा काम इनकी निगरानी में होगा, इनकी निगरानी में काम होगा। जब इनकी निगरानी में काम होगा तो दबदबा तो आईएएस का होगा, दबदबा तो आईपीएस का होगा, दबदबा तो डीएम का होगा, नहीं होगा क्या? इनकी निगरानी में काम हो रहा है मतलब सबसे पावरफुल तो यही है, चाहे जीत जाए कुछ भी हो जाए। फंड का सारा मैटर तो इनके पास है, विकास कराने का काम इनके पास है, लेकिन फंड तो यहीं से आएगा ना। और ये किसके अधीन है? ये तो पूरी राजधानी है अपने आप में, राज्य के अधीन ही तो है संस्था जिला परिषद, राज्य की तो है, ये राजधानी तो है, जयपुर में तो है ये, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, ये तीनों चीजों इनमें से इन्होंने कमी निकाली कि नियमित चुनाव नहीं हो रहे हैं, वित्तीय संसाधनों का अभाव है, आईएएस आईपीएस के हाथों में पावर दे दी गई पूरी तरीके से, पहले ही वही थी पावर और वापस उन्हीं के हाथों में चली गई, मतलब कि अधिकारियों के हाथों में ही सारी चीजें हो रही है। अब अशोक मेहता समिति लिखिए 1977 है या 70 है, सो रुकना, देखो यहाँ पे 77 ही है, कमेटी 77 में बनाई गई, लेकिन 1970 से में ही ये चीजें विफल होने लग गई थी। फिर लगातार 7 सालों तक ये संघर्ष किया, लोगों ने आवाजें उठाई होंगी, किया होगा, तब जाकर 1977 में। और आपको पता है यहाँ पे सरकार पलट चुकी थी। जैसे ही सरकार पलटी, नई सरकार जैसे ही आई, उन्होंने क्या किया, एक नई कमेटी बनाई, अशोक मेहता कमेटी। लेकिन ये कमेटी जब अपनी पूरी रिपोर्ट देगी तब तक वापस सरकार पलट जाएगी, और वापस जब सरकार पलटेगी तो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। एक बार इनको तीनों को लेके फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप इनको लिख लेंगे तो एक चीज और सोचना कि असफल होने के कारण ये तो रहे हैं, हमने बता दिया आपको, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। इन्होंने जो बात की त्रिस्तर की, इन्होंने कहा कि ये जो त्रिस्तरीय चीजें हैं ये काफी ज्यादा हो गई है, मतलब लोगों की संख्या, जैसे गांव है छोटे छोटे, 50 लोगों का गांव भी है, 100 लोगों का गांव भी है, 150 लोगों का गांव भी है, 300 लोगों का गांव भी है। अब हर गांव के अंदर चुनाव कराना, ऐसी व्यवस्थाएं कराना वहां पे, और एक आपने की राजनीति को इससे अलग कर दिया है बिल्कुल ही। तो इससे क्या हुआ कि गांवों के अंदर इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। एक तो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, काफी फैला हुआ क्षेत्र है, जो आज जो जनसंख्या है इससे काफी कम जनसंख्या हुआ करती थी पहले। तो इस चीज को लेकर भी इन्होंने कहा कि ये जो त्रिस्तरीय है इसको खत्म किया जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि द्विस्तरीय बनाना होना चाहिए चीजें, द्विस्तरीय चीजें होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक तो होना चाहिए सिर्फ मंडल, ठीक है, देखो मंडल पंचायत, और एक होनी चाहिए जिला परिषद। इन दोनों चीजों को लेकर ही कहा, सरकार पलट चुकी थी, गैर कांग्रेस सरकार बनी देश के अंदर पहली, और उसके अंदर त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी वो काफी सख्त है, काफी ज्यादा खर्च हो रहा है उसमें। इससे अच्छा है कि द्विस्तरीय प्रणाली बना जाए जिसमें मंडल पंचायत हो और जिला परिषद हो, ये दोनों ही हो। अब ये दोनों क्या है इनको देखना, पहले हम देखते हैं जिला परिषद को। जिला परिषद अपना में पूरा गांव है, इसकी डेफिनेशन देखना पहले। कार्यकारी निकाय, इसे विकास की योजना बनाने और लागू करने की असली शक्ति दी जानी चाहिए, ठीक है। योजना बनाने बनाने का काम भी इसी के हाथों में होना चाहिए, और लागू करने का काम भी किसके हाथों में होना चाहिए, जिला परिषद के हाथों में होना चाहिए। इन्होंने कहा गांव छोटे होते हैं, विकास के काम वहां नहीं बनाए जा सकते हैं। मतलब जो काम ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो जो पंचायत समिति जो काम बना रही है, ठीक है, काम कर रही है, तो किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के रिपोर्ट के अनुसार ये बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें लागू नहीं की जा सकती है, ये गांव काफी छोटे होते हैं, और छोटे छोटे गांवों के लिए इतने विकास प्रोजेक्ट अलग से नहीं बनाए, अलग से तैयार नहीं किए जा सकते हैं, अलग से तैयार किए जा रहे हैं। देखो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने गाँव की सुविधाएं बता रहा है कि हमारे गाँव में क्या होना चाहिए, अलग अलग हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि जिला परिषद खुद ही योजना बना ले हर एक गाँव के लिए, और उनको डायरेक्ट लागू कर दे, ठीक है, जो डायरेक्ट काम होने लग जाए।
यहाँ पे किसका काम अटक जाए किसका ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही जगह सारी चीजें बनेंगी तो एक साथ सभी गाँव में लागू हो जाएगी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी तक तो जिला परिषद के हाथ में योजना बनाए, जिला परिषद उस योजनाओं को लागू लागू भी करने का काम करे। ठीक है, किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा। ये लिख लेना आप कि जिला परिषद ही योजना बनाए और जिला परिषद ही योजनाओं को लागू करे। छोटे छोटे गांव होते हैं, हर एक गांव में अलग से तैयार की गई रिपोर्ट पे काम करना मुश्किल होता है। अब गांव कितने होते हैं? 200-300 लोगों के तो गांव होते हैं। इतने भी गांव में लोग नहीं होते, और पहले तो 50 लोग, 40 लोग, 60 लोग ही हुआ करते थे। अब आप देखिए आगे, पंचायत मंडल। अब इसकी बात करते हैं पंचायत मंडल की। इसमें है कि समूह स्तर हो, 2 गांव हो सकते हैं, 3 गांव हो सकते हैं, 4 गांव हो सकते हैं, ऐसे समूह बनाए जाए। और समूह बनाने के बाद ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाए। मतलब कि जो चुनाव की व्यवस्था हमने की, जो पावर गांवों को हमने दिया, इन्होंने कहा कि उसको समाप्त कर दिया जाए। जब ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाएगा तो चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे। अब इस सिफारिश को लागू किया ही नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी है कि ये ठंडे बस्ते में चली गई थी पूरी रिपोर्ट। क्यों चली गई थी कि जब ये रिपोर्ट वापस आई, जब इसकी सिफारिशें लागू करने की बात आई, तो आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल और 2-3 गांव देश राज्यों में लागू की गई थी इसको। देखो, इनकी एक डेफिनेशन और है, उसको समझना। अशोक जी ने कहा कि गांव बहुत छोटा होता है, वहां विकास की योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। योजना जिले में बननी चाहिए और लागू मंडल स्तर पर होनी चाहिए। जिला परिषद को शक्तिशाली कार्यकारी निकाय, ठीक है, जिला परिषद को शक्तिशाली कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए, उसके हाथ में ही पूरी पावर दे दी जानी चाहिए। मंडल कई गांवों को मिलाकर बनेगा। ठीक है, अब जो मंडल होगा वो 15 से 20 हजार तक लोगों का होना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात कही। उसके बाद गांव में जो लोग होते हैं वो 300-400 लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा। जिला परिषद को पावर दी गई। राजनीतिक दल खुलकर, अब इन्होंने एक चीज और यहाँ पे पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इन्होंने कहा कि खुल के इसमें भाग लो। इसमें पंचायत में चुनाव तो हो नहीं रहे, जिला परिषद है, तो खुल के वहां पे जाइए, गांव में विकास के लिए आप खुल के वादे कीजिए, जो करना है कीजिए। बलवंत मेहता खिलाफ थे। यहाँ पे ही इन दोनों की मतलब नहीं बनी थी, इनकी और इनकी जो बीच में जो एक बाधा थी वो पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर थी। इन्होंने कहा कि पार्टियां होंगी, गाँव में इंटरेस्ट लेगी तो गाँव में विकास होगा। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां गाँव में घुस जाएगी तो कॉरपोरेट पूरा गाँव में घुस जाएगा। तो पार्टियों को दूर रखो, गाँव का विकास गाँव के लोगों के द्वारा होने दो। इन्होंने कहा कि जिला परिषद है तो पहले ही गाँव की ताकत तो छीन ली, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से उनको गाँव में जाने की इजाजत देने की बात हुई थी, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चली गई थी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अशोक मेहता की रिपोर्ट थी। इन्होंने आरक्षण देने की भी बात की थी एससी और एसटी को, और कर लगाने का अधिकार राज्य पर निर्भर ना रहे। इन्होंने कहा कि गांव से ही सिर्फ राज्य पर कर लगाने का निर्भर ना रहे, बल्कि जिला परिषद कर की व्यवस्था खुद कर ले। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, जिसमें हमने बलवंत मेहता और अशोक मेहता दोनों कमेटियों को बारीकी से देखा और समझा। कुछ जानकारी और हो तो देख लेते हैं। देखना है आप, एक लाइन है कि सिफारिशें मजबूत थी पर राजनीति बदल गई। राजनीति मतलब कि सरकार वापस बदल गई और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश राज्यों ने लागू करने की पहल यहाँ पे की थी। उसके बाद हमारी अगली रिपोर्ट आएगी, अगली समिति आएगी, उसको हम पढ़ेंगे, और वो है जीवी के राव समिति। इन्होंने कहा था कि ये बिना जड़ की घास है। किसके लिए? इनके लिए कहा था कि बिना जड़ की घास है, जड़ ही नहीं है, वो घास है। ये किसने कहा था? जीवी राव समिति ने। क्यों कहा था उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।
कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।